उसमें वो रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करेंगे। चले अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन याद किया इमरान खान साहब को, तो इमरान खान साहब को 4 साजिशें याद आ रही हैं। अच्छा, जी सिर्फ हाँ, 4 कम है, सिर्फ 4 तादाद कम होती है सेठी साहब। खान साहब एक साजिश मार देती है। खान साहब हर रोज एक नई साजिश की बात करते हैं, तो खान साहब के लिए तो 4 इज नहीं है ना। चले एनीवे, एक आदमी लेटेस्ट जो है, हाँ, एक आदमी उसके खिलाफ 4 साजिशें गिरा नहीं सके। मेरा ख्याल है मैं एक एक करके आपको बताती हूँ साजिशें क्या थी, ताकि हम जान सकें कि वो क्यों की गई, किस तरह की गई। आज उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू है, जिसमें उनका कहना था कि मैं घबराया नहीं हूँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से ये तासुर दिया जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब ने 9 मई की साजिश की, हालांकि वो साजिश 9 मई वाली वो PTI के खिलाफ हुई थी। पहली साजिश ये थी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने नवाज शरीफ के कहने पर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ साहब ने क्यों कहा ऐसा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ से कहने पे वो हटाया। उस वक्त तो ये बात चल रही थी ना, मैंने कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि ये जाएं कोर में, वो चाहते थे ये DGI रहें। उन्होंने खुद एडमिट किया था, बहुत बार इंटरव्यूज में कहा है, अफगानिस्तान की सिचुएशन के पेश सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, अपने आप को तकड़ा करने सामने अफगानिस्तान था। हाँ, तो खैर वो तो मैस अप हो गया ना, वो चंगा अगे रखा ऐसे टोटली हमारे गले पड़ गया वो फैज साहब की जो अफगान पॉलिसी थी। बाकी अब आइए कि जी नवाज शरीफ ने इनको कहा, उस वक़्त आपको पता है कि जो प्रिवेलिंग परसेप्शन था वो यही था कि प्लान ये है कि फैज़ और इमरान खान मिल के ये 10 साल बैठेंगे और इसलिए फैज़ का आर्मी चीफ बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं थी, ये तो सब हर तजियाकार भी यही कह रहा था कि वहाँ प्लानिंग यही हो रही है जी। तो इसलिए उस वक़्त बाजवा साहब ने जब इनको कहा कि आप चले जाएं कोर में, तो मेरा ख्याल है वो 2 चीज़ें देख रहे थे। एक ये कि ये जो तनकीद हो रही थी ऑपोजिशन की तरफ से कि ये रिगिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को ये फैज़ चला रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, थोड़ा सा इनको डिस्टेंस किया जाए। और दूसरा ये भी था कि अगर फैज़ ने आर्मी चीफ बनना है तो ये ना हो कि फ़ौज के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए कि एक बंदा है उसने कभी कोर कमांड नहीं की तो उसको आप आर्मी चीफ बना रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था कि एक आध दफ़ा किसी को बना दिया गया था जिसने कभी कोर नहीं कमांड की थी, तो वो फिर मसला बन जाता है। अच्छा। तो वो तो आर्मी चीफ इज़ ऑलवेज समबडी हु हैड टू हैव कमांडेड अ कोर। इन्होंने इस वक्त ये प्रपोजल, फिर इसीलिए ये इमरान खान ने और फैज़ ने मिलकर ये प्रपोजल बनाई थी कि ISI को कोर का हैसियत दे दी जाए। याद है कल जो मैंने आपने वो सारी बात बताई जिस पे वो फेंड हो गए थे, इसमें सारी फौज की जो हायरार्की है वो फेंड हो गए थे और बिल्कुल शूट डाउन कर दिया। बाजवा ने कुछ नहीं कहा, वो सारे जो कोर कमांडर्स बैठे हुए उनको सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए फिर उनको शिफ्ट करना पड़ा। ये नवाज शरीफ के कहने के ऊपर नहीं हुआ, ये जिस किस्म की जो पॉलिसीज बन रही थी उस वक्त, उसके अंदर फौज के अंदर ये बहुत बड़ी मदाखलत समझी गई और एक शख्स के लिए, क्योंकि बाजवा को तो मिल गई थी अपनी एक्सटेंशन, उसको तो अब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। उसका तो वेस्टेड इंटरेस्ट यही था कि अब कोई ऐसी चीज़ ना मैं करूं जिसके साथ मेरी लेगेसी इन दी आर्मी ठीक ना हो या आर्मी के अंदर कोई बदनवी हो जाए या कोई इश्यूज बन जाए। सो दैट्स व्हाई ही वेंट सेंट फैज़ टू पेशावर एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज द होल इशू ऑफ अफगानिस्तान एंड सो ऑन। तो ये आई डोंट एग्री विद दिस कि नवाज शरीफ के कहने के ऊपर ये हुआ। देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अप्रैल में आया, मार्च में शुरू हो गया, साइफर आया और अप्रैल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये शुरू नवंबर में हुआ था जब वो कोर में चले गए थे। तो अगर ये बाजवा की साजिश होती नवाज शरीफ के साथ, तो नवंबर में वो वहाँ गए तो दिसंबर तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता था। क्यों नहीं आया? क्यों? और इनको 5 महीने लगे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फैज़ टू कोर, 5 महीने लगे इनको, भाग दौड़ इधर उधर। तो ये इतनी आसान नहीं है ये कहना, ये इल्ज़ाम लगाना ठीक है मगर प्रोपेगेंडा के लिए, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। उसको साबित नहीं किया जा सकता हक़ाइक़ की बुनियाद पे। दूसरी साजिश, हुसैन हक्कानी साहब को $35,000 जनरल रिटायर्ड बाजवा ने दिए लॉबिंग के लिए और हायर किया, जिसके बाद डोनाल्ड लू साहब के वो सारे मामलात हुए और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। $35,000 नाल तुसी अमेरिका का डोनाल्ड लू ने जित लिया, तुसी गिव मी हायर किया गया ना लॉबिंग के लिए। फिगर्स अगर आप देखें कि जो लॉबिंग के लिए फर्म्स जो हैं, अमेरिकन फर्म्स, कितने पैसे दिए जाते हैं जी, और PTI ने कितने पैसे इकट्ठे करके लॉबिंग की ना जी। तो क्या इमरान खान को रिहा कर लिया? क्या अमेरिकन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करवा ली उन्होंने? नहीं, ऐसे नहीं होता।
एक तो मुझे नहीं पता कि हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए या नहीं दिए, पता नहीं खान साहब के अगर दिए हैं तो कोई एविडेंस दें। दूसरी बात ये है कि आज तक मैंने ये बात नहीं सुनी थी कि हक्कानी को $35,000 मिले हैं। अगर मिले होते तो हक्कानी वुड हैव डिक्लेयर्ड इट ना। तो डिक्लेयर करना पड़ता है पैसा कहाँ से आया कहाँ नहीं आया। वो ऐसे नहीं होता कच्चे ले लो तो कच्चे कम कर जो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए कोई एविडेंस नहीं है इसकी कि इसको पैसे दिए और इसने पैसे लिए। और अगर ऐसे हुआ भी सीक्रेट फंड से भी अगर हुआ तो फैक्ट इज कि एक बंदा हुसैन हक्कानी जो कि अब अमेरिका में भी नहीं है, वो दुबई में आके बैठी, अबू धाबी में आके बैठा हुआ है ना थिंक टैंक, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गए। क्या वो यहाँ से बैठ के अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता था? नो। अगर वो इन्फ्लुएंस कर सकता तो जब वो एम्बेसडर था टू द यूनाइटेड स्टेट्स तो मेमोगेट हुआ था और उस वक्त इल्ज़ाम ये लगा था कि ये ट्राई कर रहा था कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने छुपाया हुआ था ओसामा बिन लादेन को। तो वो उस वक्त नहीं कामयाब हुआ जब वो एम्बेसडर था और तो हर सारे के साथ उसके कॉन्टैक्ट्स थे और वो फिर साजिश जो इल्ज़ाम लगा था वो भी प्रूव नहीं हो सका। और यही हमारे आज के चीफ जस्टिस साहब इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस वक्त मेमोगेट, वो भी नहीं कुछ कर सके। तो मतलब है कि ये फजूल सा इल्ज़ाम है। आगे आए। अच्छा, उसके बाद ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो थे उनको जब इंक्वायरी का कहा गया इस साजिश के हवाले से कि इंक्वायरी करें, तो इंक्वायरी के बजाय हम पे उल्टा साइफर का केस बना दिया गया और हमारे खिलाफ 9 मई की साजिश भी की गई। तो ये उमर बंदयाल को पूछे कि इन्होंने उमर को कहा था कि करे, तो उमर ने नहीं किया, ऐसे ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो उसके अगर आप आम बंदे से पूछें कि उमर बंदयाल का क्या रोल रहा है तो वो तो कहेंगे इमरान का जज था। ऐसे ही कहते हैं ना, टिल्ट था उनका, टिल्ट ये नून लीग कहती है। टिल्ट नहीं, नून लीग नहीं, आम हर बंदा ही कहता है। जैसे आजकल इल्जाम हमारे चीफ जस्टिस पे लग रहा है। हाँ, वो तो पीटीआई चली तो ये गई। देखिए ना, इनमें वजन होता है इन चीज़ों में। तो अब बात ये है कि वो अगर कोई तकलीफ है खान साहब को तो बंदयाल साहब को कहे और यार तू चंगा भला तो क्या भी तू नहीं कीता। इनफैक्ट जब खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिनाई करना चाह रहे थे और स्पीकर साहब मतलब है कि आइन को तोड़ रहे थे वहाँ बैठे हुए, तो कौन 12 बजे बाहर निकल के आया था बचाने के लिए सिचुएशन? बंदयाल साहब आए थे। सुप्रीम कोर्ट खुल गई थी इसीलिए खुली थी ना कि अगर खान साहब को गड़बड़ करें या असद कैसर साहब को गड़बड़ करें या वो जो दूसरे डिप्टी स्पीकर थे वो गड़बड़ करें तो फिर उसको रोक दिया जाएगा। तो ये पूछना चाहिए बंदयाल साहब को, ये और मुझे क्यों पूछते हैं आप? गुजियाँ गल्ला ने वैसे। बहरहाल चौथी साजिश भी है, लेकिन ब्रेक के बाद डिस्कस कर लें। चौथी साजिश ये कि इलेक्शन चोरी किया गया और हमने इतनी बार डिमांड किया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो वो जो चीफ जस्टिस सबके हैं वो तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन, उनकी तारीफ कर रहे हैं। इलेक्शन को क्यों नहीं तहकीकात करके बताया जाता कि खान साहब को पता है कि इलेक्शन कैसे चोरी होते हैं, तो इसलिए ये जो इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं इसमें वज़न है। क्योंकि खान साहब ने मिल के 2018 की इलेक्शन चोरी की थी, फिर जहांगीर तरीन के जहाज़ के अंदर लोगों को तोड़ के लेके आए थे, उसके पीछे सारा जनरल फैज़ थे। वो इलेक्शन तो नवाज़ शरीफ की पार्टी ने जीती हुई थी, तो उसके ऊपर फिर इन्होंने कोई इंक्वायरी भी नहीं होने दी खान साहब ने जब एक दफ़ा आ गए थे, क्योंकि सारी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। तो अब बात यह है कि अब उनको वो तो भूल गए हैं, इसीलिए चीखते हैं ना नून लीग वाले के साढ़े नाल होया की तुसी। तो अब ये है कि द बूट इज़ ऑन द अदर फुट। अब खान साहब को समझ आ गई है कि जैसे उस वक्त मेरे हक में हुआ था इस दफ़ा मेरे ख़िलाफ़ हो गया। तो अब इसका जवाब अब मैं कहाँ से दूँ? इसका जवाब उनको पता है कि जवाब क्या है। 4 साल उन्होंने एक रिग्ड इलेक्शन के बेसिस के ऊपर हुक्मरानी की, अब ये 2-3 साल ये लगा लेंगे। इस मुल्क की तारीख ही ऐसी है, क्या किया जाए। लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होगी। आगे आए, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, राजा साहब के ऊपर, ऐसे ही है ना। तो उससे पहले मेरे जैसे लोग हम इल्ज़ाम लगा रहे थे उस वक्त कि 6 साल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, कौन? सरदार रज़ा साहब। सरदार रज़ा साहब 6 साल उन्होंने बाबर की पिटिशन ऑन फंडिंग, फॉरेन फंडिंग केस, 90 हेयरिंग्स भी नहीं, उन्होंने फैसला होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया? एस्टैब्लिशमेंट कह रही थी कि नहीं करना है इमरान खान को डिस्क्वालीफाई। उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लाना चाह रही थी। जी 2014 से शुरू हुआ था ये केस, अकबर बाबर साहब लेकर गए थे ये मामला। तो फिर ये तो जब बाजवा साहब
और इन लोगों का जो मौक़िफ़ थोड़ा बदला खान साहब के बारे में 2022 में, तो फिर जाके ये थोड़ी सी तो इसने स्पीड पकड़ी फॉरेन फंडिंग में। उससे पहले तो खान साहब के हक में सारा कुछ जा रहा था, अदालतें भी, इलेक्शन कमिश्नर भी सारे खान साहब के थे, और ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ये तो खान साहब ने लगाया था, इसीलिए लगाया था ना कि इसको नहीं चलने देना। ऐसे ही है ना। तो वो फिर जब वो तब्दीली आती है तो फिर सारे इधर उधर हो जाते हैं। तो खान साहब को इसका भी पता है, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि 2 इलेक्शन कमीशन ने इनके हक में बड़ी गड़बड़ की है। जजेस भी ऐसे करते रहे, दैट्स द लॉ ऑफ दिस पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। और खान साहब से बेहतर कौन जानता है। और खान साहब बाद में उन्हें पता चला कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो आदमी उनके थे लगाने के बाद। थे कि लगाया तो खान साहब ने था। हाँ, कल को ये कहेंगे कि मैं भी उनका था क्योंकि मुझे इन्होंने लगाया था। ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे, कम से कम ये नहीं कहेंगे। तो कहना चाहिए ना। लेकिन फैज साहब जरूर हमारा कौमी एहसास थे, ये उन्होंने कहा, जाया कर दिए गए। हाँ, जाया कर दिया उन्होंने, हमें मरवा दिया अफगानिस्तान के साथ, टीटीपी के साथ। जो याद है वो तस्वीर या वीडियो जब ये वहाँ पहुँचे हुए थे और बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, चाय पी रहे थे या कॉफ़ी पी रहे थे, चाय नहीं कॉफ़ी पी रहे थे। तो उस वक्त किसी फॉरेन जर्नलिस्ट ने पूछा, like, don't worry, everything will be all right. वो चंगा ऑल राइट साढ़े गले पे है, बंदे हर रोज 6 मर जाते हैं इन्हां दी पॉलिसीज की वजह से। वो एक अलग बखेड़ा है। केपी के अंदर और फाटक के अंदर बड़ा एहतजाज किया लोगों ने कि ये आपने क्या किया है, इनको वापस ले आए हैं, इनको यहाँ बैठा दिया है, ये आगे जाके गड़बड़ करेंगे। ये उनकी सोल्यूशन थी। तो वो तुम्हारे गले पड़ी हुई है। शायद वो भी जाती मकासद के लिए हो सकती है। अब छोड़े, जाती था या बैड प्लानिंग थी या मौका परस्ती थी कि किसी तरीके के साथ। चले, अभी वो तहकीकात उनसे हो रही हैं, क्या पता इसमें से भी बहुत कुछ निकले, हम इंतज़ार करेंगे। जल्दी अगर क्विकली हम ये उनके इंटरव्यू के बाकी मुंदरजात देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इमरान खान साहब। उससे पहले बाहर आर्टिकल्स भेज के उन्होंने हुकूमत की नाक में दम किए रखा। ये वाइस चांसलर क्यों बन रहे हैं? ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। फॉर व्हाट? टू कीप इन द लाइमलाइट। खान साहब का जो सपोर्ट बेस है, ये मैं पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो सपोर्ट बेस ठीक ठाक है और बाहर इससे भी ज़्यादा ठीक ठाक है। और वहाँ इनकी जो एहलिया, एक्स एहलिया हैं, उनके बहुत असर रसूख हैं, और उनका जो ब्रदर इन लॉ इनका जो है गोल्डस्मिथ फैमिली, वेरी सॉलिड, big supporters of Zionism and the Jewish lobby, and so therefore they've always supported Imran. And Imran, by the way, वो मेयर ऑफ लंदन कहते हैं ना, सादिक साहब कहते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ, खान साहब ने कैंपेनिंग की थी सादिक के खिलाफ इन फेवर ऑफ जैक गोल्डस्मिथ। तो मतलब है कि इनका तो बड़ा क्लियर कट इंक्लिनेशन या प्रेफरेंसेस, या तुम जैसे कहती हो टिल्ट। आजकल टिल्ट शिल्ट कोई नहीं होता, कोई टिल्ट नहीं होता, डजन बेशर्मी के साथ लोग इधर भागते हैं, इधर रहते हैं, टिल्ट विल्ट कोई नहीं है। सारे ड्रामे हैं, यस और नो, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, अब तो आई थिंक इट्स ब्रिलियंट बिकॉज आई टेल यू व्हाट विल हैपन। अगर तो कोई रूल्स इनको रोकते नहीं हैं और ये इनको नॉमिनेशन इनकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो देन ही विल विन द इलेक्शन। अच्छा, अगर इफ ही विंस दी, बिकॉज वो पीटीआई वाले बम्बार्ड कर देंगे ना, और दे विल जस्ट टेक ओवर द होल थिंग। दिस विल बी अ बिग कू, प्योरली द प्रोपेगेंडा साइड, कि जी उनको नॉमिनेट कर दिया गया अब। एंड बहुत बड़ी एजाज़ होगा अगर ये इनको इजाज़त दी जाए और ये बन भी जाते हैं इन एब्सेंशिया। So, मगर I doubt it. I think rules will stop this from happening. But अगर ये हो जाता है, it will be a very big issue. As Vice Chancellor बहुत उनको prominence मिलेगी और बहुत उनकी जो human rights and so on and so forth, it will be a coup. हाईलाइट बहुत होगा ये कि प्रिजन से ऐसे किया गया। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है शेर अफजल मरवत साहब का यू टर्न और आते साथ ये कहना कि अगर एक और 9 मई हुआ तो जिम्मेदारी मैं लूँगा। समझ नहीं आई मुझे। शेर अफजल मरवत साहब को तो आधी पीटीआई मानती नहीं है। अब वो चले गए हैं खान साहब के पास जी, और आके वो ये कह रहे हैं कि खान साहब ने मुझे ओके कर दिया, गले भी लगाया, गले भी लगा लिया, और उन्होंने कहा मैं जिम्मेदारी लूंगा। खान से मशवरा किए बगैर मैं अगर कुछ ऐसा एहतजाज हुआ तो मैं गए मशवरे के लिए, आके कहा मैंने मशवरा नहीं किया और अब मैं ये करने जा रहा हूँ। मतलब ये है कि जो भी होएगा मैनू फाड़ लेना, उन्होंने और तो केस ना करना। तो अब मेरा ख्याल है इतनी वहाँ बगिंग शगिंग हुई हुई है कि अगर इन्होंने कोई बातें भी की हैं, अब वो नहीं ना सुपरिंटेंडेंट, वो नहीं अब सपोर्ट बेस रही जो उस वक्त थी। अब मुश्किल हो जाएगा इनको
ऐसी बातें करना। पहले तो वीलॉगर्स बड़े मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं कि खान साहब को फ़ोन दे दिया गया था। अच्छा। और वो टॉयलेट में बैठ के लंबी लंबी बातें करते थे। किससे करते थे? सारे इंस्ट्रक्शन देते थे जिसको भी देते थे। अच्छा। कुछ लोग तो ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये लोग जो भाग रहे हैं अब हमाद अजहर जैसे, जी। उनके साथ भी बातें होती होंगी और अब वो रिकॉर्ड मिल गया होगा तो अब हमाद अजहर को भी कांपे टांग रही होंगी कि यार मैं भी फड़िया जाऊंगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो हो सकता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट मेकिंग एनी। नहीं, वो व्लॉगर्स की बात कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे ये पॉइंट। व्लॉगर्स कह रहे हैं, बट एकदम हमाद अजहर का अनाउंस करना और उसके बाद एक और भी 2-3 लोग, हालांकि ठहरा जा सकता था। बिल्कुल, इसमें क्या, व्हाट वाज द बिग डील? तो कुछ ना कुछ तो इसमें दाल में काला होगा ना। तो मेरा ख्याल है ये वो उसी किस्म की सिचुएशन हो रही है कि बहुत से लोग जब पकड़ दकड़ शुरू हुई तो बहुत से लोगों ने कहा जी हम छोड़ रहे हैं पार्टी। बड़े नाम है ना, जो फवाद चौधरी से लेके और भी बड़े नाम, जैदी साहब हैं, एक्स गवर्नर सिंध हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब भाग गए। मगर एक्चुअली दिलों में नहीं भागे वो सिर्फ बचने के लिए उन्होंने ये बयानबाजी कर दी। कल को खान साहब फिर कहीं ना कहीं नज़र आते हैं बाहर तो ये सारे लपक के पहुंच जाएंगे और कहेंगे साढ़े ऐ सानू लित्र लाया तो असी की करते असी तो तोड़े हैं मजबूर सी। हाँ, असी मजबूर सा। तो ये लाइन चलेगी। तो अभी तो फवाद चौधरी तो लगा हुआ है कोशिश करने। जैसे उन्होंने मरवत को कह दिया ओके, वो मेरा ख्याल है फवाद भी पहुँच जाएगा और पहुँच जाएगा जिस दिन वो पहुँचा बाहर आके कहेगा सब ठीक है, मैं और कारकुन है वो है। तो पता नहीं, कुछ व्लॉगर्स तो कह रहे हैं हुण ਉਹ ਗੱਲਾਂ नहीं रही नहीं, वो गल्ला नहीं रही है, पर चौधरी अंडर एस्टिमेट ना करो फवाद। अच्छा। ओहो, फवाद जैसा चलाको मासी है कोई नहीं। और उसने जाके खान के उत्ते भी जादू करना है, उन्हें कुछ मैनू गालां कढ़नियां ने, किसी होर लोगों गालां कढ़नियां ने, खान बड़ा खुश हो जाएगा। अच्छा। हाँ, उसके बाद खान कहेगा अच्छा जा कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। उन्हें बाहर आके उन्हें फिर सब नू तितर बितर कर देना, उन्हें हर रोज़ मीडिया ते होना है। ये सारे जड़े मीडिया के बेचारे आ रहे हैं फारग हो जाएंगे। फवाद चौधरी लगे हुए, बोलते तो वो बहुत अच्छा है, गुफ्तगू के तो माहिर है। हाँ, तो ये है। मुझे नहीं पता था वैसे, वो जर्नलिस्ट के तौर पे उनको देखा है, वकील, मुझे नहीं पता था उनको कोई जादू भी आता है। जादू कोई नहीं, जुबान। अच्छा, जुबान चलती है। अच्छा, और जादू करती है, और जादू माहिर हैं एक चीज के जिसका नाम मैं नहीं ले सकता। चले ये छोड़े जाते हैं अपनी ऑडियंस